तो डाउट वाले लोग है ना, डाउट पूछ सकते हैं बाकी लोग। अभी कल मैं थ्योरम कंटिन्यू करता हूँ। आज सॉरी लाइट वहाँ नहीं थी, इसीलिए हमने वहाँ क्लास नहीं लिया। पहाड़ी से बताएं लाइट चली जाती है। तो एक मिनट, मैं लिंक भेज देता हूँ। ठीक है जी तन्मय, इसमें क्या पूछना बताइए आपको। सर वो जो एमजीए वाला क्वेश्चन है ना, उससे मैं ट्राई कर मैंने कर रहा हूँ। सर उससे एम एक्स टी इक्वल टू बाइनोमियल ऑफ 2,3/4 इंटू बाइनोमियल ऑफ 3,1/4 डिस्ट्रीब्यूशन आया है अच्छा, एम एक्स टी। ठीक है। ओके सर, इसका पर एक्सपेक्टेशन में निकलना चाहता हूँ। एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड एंड वाई एंड जेड आर इंडिपेंडेंट। ओके, सो ये है स्क्वायर और 3 + e⁻t, इसका पावर है आपके पास क्यूब, यही ना, ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं। यस सर। तो यहाँ पे तो ऐसा है ना, ये आप ब्रेक करेंगे तो ये एक्चुअली 1024, ये 2 की पावर 10 होता है, जो कि 4 की पावर 5 होगा, है ना। सर वो ब्रेक कर लिया, तो क्या कर वो लिया वो। फॉलो कर। हम्म बाइनोमियल 2,3/4 इंटू बाइनोमियल 3,1/4। सो आप ऐसे समझो, दिस इज mx1t इंटू दिस इज mx2t, ठीक है। सो दिस यस विल सर। इम्प्लाई x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, ये बताएगा आगे। सर ओके, हो जाएगा हो जाएगा। तो यहाँ सर से आप कंटिन्यू कर लो। सर इसका पर वो जो प्रोबेबिलिटी निकलना चाहता हूँ ना, उससे हम्म तो सर स्प्लिट करना पड़ेगा स्क्वायर और क्यूब का। नहीं नहीं, अब हो गया ना। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x2। एक्स वन का 2,3/4 बाइनोमियल 2,3/4 और बाइनोमियल 3,1/4। अच्छा, तो अलग अलग p हो गया, हाँ, तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा नहीं। सो पॉसिबल केसेस में ब्रेक करने पड़ेंगे। सो ओके प्रोबेबिलिटी ओके। x इज इक्वल टू 5, किसकी बात कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ। इसके साथ तो स्प्लिट करना पड़ेगा, देन प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, देन हम्म ओके सर हो जाएगा सर। थोड़ा टाइम आर लगता एक्स है। हाँ, आर एक्स का प्रॉब्लम है वो ऊपर से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन। हम्म आप क्लास से कर रहे हैं बट आप होम टास्क दिया है लेकिन नेक्स्ट उसका क्लास पर में मैं कराया मैंने, अच्छा वो डाउट में चला गया होगा, ओके। वो सर इसका पर मैं कैसा करूंगी मैं नहीं समझ पा रहा। इसमें आपको e ऑफ x की पावर n दे रखा है ना, तो पहले यस सर। यू हैव टू फाइंड द mgf फर्स्ट। सो 2/5 एंड यहाँ 2 की पावर n प्लस 1/5 प्लस 1/5, यही है ना। तो यस सर। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नाउ दे आर आस्किंग, सो mgf क्या होगा, mxt का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सपेक्टेशन इंटू द पावर टी एक्स। अब e⁻ tx का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है। समेशन एक्स इक्वल के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी एक्स होल टू द पावर के बाई के फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं n कर देता हूँ, tx⁻n n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यही ना। यस सर। और यहाँ n तो सबके n 0 रखेंगे तो वही हो जाएगा ना। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो व्हाट विल बी देयर। चलो इसको खोल देते हैं हम लोग। सो इफ वी टेक समेशन आउटसाइड, तो क्या आ जाएगा ये, t⁻n एक्सपेक्टेशन ऑफ x⁻n अपॉन n फैक्टोरियल आ जाएगा।
यस सर। तो सिंपली अब ये पुट कर दो ई ऑफ एक्स की पावर एन, ये हर n के लिए वैलिड है, तो 1 के लिए भी वैलिड, 0 के लिए वैलिड होगा। हाँ, सो यू पुट दिस एंड कैन यू फाइंड द सम n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल e ऑफ x की पावर n, ये क्या आएगा? सो -1 की पावर n इंटू 2/5, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1/5, यही ना, ये है। अब इसको खोलो, इसको 3 पार्ट में ब्रेक करो, यू ब्रेक इट इनटू 3 पार्ट, 3 डिफरेंट समेशन में ब्रेक कर दो। सो पहला हो जाएगा 2/5, तो यू कैन टेक आउट, ये हो जाएगा -t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। दूसरे वाले में अगेन 2/5 यू कैन टेक आउट, तो बनेगा 2t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। समझ आ रहा है? देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैं सब में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सीरीज को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब पावर n वाले टर्म साथ रख रहे हैं, बाकी को छोड़ दे रहे हैं। यहाँ तो जस्ट 1/5 बाहर आ जाएगा और बचेगा t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब बताओ ये किसके इक्वल है सीरीज जो है? e⁻−t हाँ, तो ये और 2/5 ई रेज टू पावर -t, 2/5 ई रेज टू पावर 2t ही ना, एंड 1/5 ई रेज टू पावर t, ये हो गया। सर हो जाएगा। अब ये एम एक्स टी आ गया, यू कैन राइट द पी एम एफ, एंड ये डिस्क्रीट का है, ठीक है ना, एक्स इज यस सर, यस। डिस्क्रीट, हाँ, तो पी एम एफ से आ जाएगा आपका। सर मैंने वो जो मॉड वैल्यू है ना, उससे हाँ सर स्प्लिट कर रहा है, वो देखना ठीक है कि ना? हाँ, वो आप अगर करोगे, जैसे आपने एक्सप्लिट करा, ब्रेक कर दिया, अच्छा ठीक है। सो यहाँ से हाँ ठीक है, अब देख लो इसके बीच में क्या क्या आ रहा है। इसका सपोर्ट तो है -1, 1 और 2, देखो कौन सा सेटिस्फाई करेगा आपका। ओके ओके सर, हो जाएगा हो जाएगा, थैंक यू। सही किया आपने, बस उसको पुट कर लो। हाँ चलो भाई, सर किनके वो डाउट्स रह गए? रोहतगी में सर सर रोहतगी में कौन से चैप्टर में दिया है सर प्रॉपर्टीज, देख रहे थे ये हम। चैप्टर नंबर 5, कौन सा एडिशन है सर आपके पास? देखना पड़ेगा वो आपके पास कौन सा एडिशन है। सेकेंड वाला। हाँ तो वही होगा सेम ही। चैप्टर 5 का नाम क्या है वहाँ पे? अब देखिए आपको चैप्टर 5 का नाम क्या है। ये तो ऑनलाइन, सम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। जी जी यही है, ठीक है। हाँ मेरे पास उसमें सेकेंड एडिशन ही है जी, गूगल पे सेकेंड एडिशन ही पड़ा, वो वहीं से डाउनलोड किया। एक ध्यान से पढ़िए, एक एक थ्योरम पढ़िए, आपको समझ आएगा। उसमें एक एक डिस्ट्रीब्यूशन उसने लिखा रखा है ना, क्योंकि बुक समझना भी बहुत बड़ा टैलेंट है, क्योंकि बुक में लिखा सब कुछ है, लेकिन सब समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, मतलब। तो आप एक एक लाइन पढ़िए, उसको समझिए, कोशिश कीजिए। मेनली जो थ्योरम्स है वही मैं क्लास में लिखा रहा हूँ, है ना, जो थ्योरम्स है वहाँ पे देखिए, थ्योरम्स है वही तो क्लास में लिखा रहा हूँ। चैप्टर जितने थ्योरम्स मैंने लिखाए हैं पिछले 3-4 क्लासे में, या जितने भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस कर रहा हूँ, सब वीके रोहतगी से डिस्कस कर रहा हूँ, उसी बुक से। आप एक एक लाइन पढ़िए, उसको समझिए, आपको समझ आएगा, है ना। नहीं समझ आ रहा तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और देखो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो समझने लायक भी नहीं है, समझने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जो वीके रोहतगी की बुक है वो हमारे लिए जैम गेट के लिए लिखी ही नहीं गई है। तो आपको देखना है कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या क्या यूज़फुल चीज़ें हैं। बाकी चीज़ों में आप उलझ जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उसको आप छोड़ सकते हो। क्योंकि ये बुक वीके रोहतगी एमएससी में भी पढ़ाई जाती है, पीएचडी में भी पढ़ाई जाती है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी कुछ जगह पढ़ाई जाती हैं। तो डिपेंड करता है उस लेवल पे डिमांड क्या है, मतलब किसकी ज़रूरत है ना। सबको ज़रूरत नहीं, एक एक लाइन आपको समझ आएगा। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बहुत हाई लेवल की है, जो आपको ज़रूरत नहीं है समझने की अभी, ठीक है, फिर इग्नोर इसका दैट। प्राइस भी सर 11,000 है। नहीं नहीं, खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाता, गूगल पे पीडीएफ मिल जाता, प्रिंट फोटो कॉपी शॉप में जाइए, प्रिंट करवा लीजिए, 400-500 में हो जाएगा, 400-500 भी नहीं लगेगा। क्यों खरीदना है 11,000? अगर यूएस एडिशन लोगे 50,000। कि या फिर सर सिल्ड्रन रोज सर कौन सा बेटर होगा? मतलब मैं सिल्ड्रन रोज से कर रहा हूँ। सेल्डन हाउस ठीक है, सेल्डन हाउस बिगिनर्स के लिए ठीक है। सेल्डन हाउस में सिर्फ प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, इन्फ्रेंस नहीं है ना। रोहतगी में दोनों है, वो भी। सेल्डन हाउस ठीक है बिगिनर्स के लिए, सेंट्रल हाउस अच्छा है। रोहतगी में क्या है, थ्योरीज थोड़े कॉम्पैक्ट है, प्रॉब्लम उतने ज़्यादा है नहीं, बहुत प्रॉब्लम है ही नहीं उसमें सॉल्व करने लायक, थोड़े वैसा है।
और सर एक बुक था सर ब्लीचस्टाइन सर, तो वो भी ठीक वो है लेकिन मतलब हाँ ज्यादा थियोरिटिकल है। हाँ, जैसे जो है और ज़्यादा जो हायर लेवल की बुक है उसमें थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा, उसमें क्वेश्चंस होंगे ही नहीं, सिर्फ वो थ्योरी के थ्रू सब कुछ समझा रहा होगा, वैसा तो वो थोड़े एंट्रेंस के लिए सर यूजफुल नहीं गेट है। गेट पर्सपेक्टिव से सर कौन सा बुक सही है? बुक आप कोई भी देख सकते, क्वेश्चंस जैसे गुप्ता कपूर वाली बुक भी ठीक है अगर आप ऐसे देखेंगे तो, लेकिन उसमें देखना एक सेलेक्टिव चीज़ है, वही मैं कह रहा हूँ, कोई एक बुक ना एग्जाम के लिए नहीं लिखी गई, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा जैसे मुझे वीके रोहतगी वाली बुक बहुत सही लगती है, कैसेला बर्गर वाली बुक मुझे ठीक लगती है, लेकिन हो सकता है आपको उसमें कुछ समझ ना आए या जो बिगिनर्स लोग हैं, क्योंकि उसके लैंग्वेज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्पैक्ट है, कम वर्ड में ज़्यादा चीज़ें लिखी गई हैं, तो आप रिपीटेडली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, लेकिन चूंकि इनमें प्रॉब्लम्स नहीं है, जो रोहतगी की बुक है या कैसेला बर्गर वाली बुक है, इसमें क्वेश्चंस नहीं है बहुत ज़्यादा, कैसेला बर्गर में एक्साइज बहुत अच्छे हैं, एक्साइज पीछे आप देखेंगे, लेकिन ये सब जरूरी नहीं एंट्रेंस लेवल के हो, तो आप थ्योरीज बुक से समझो, प्रॉब्लम आप असाइनमेंट सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व करो, इस तरह सॉल्व कर सकते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करके देख लो, तो वहाँ से क्वेश्चंस, थ्योरीज आप बुक से समझो, डेफिनेशन थ्योरम्स, और क्वेश्चंस के लिए आप एंट्रेंस के क्वेश्चंस और पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, या जिस बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल गुप्ता कपूर वाली बुक है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप वो सॉल्व कर सकते हैं, प्रसन्ना साहू वाली बुक है उसमें एग्जाम्पल एक साइज आप सॉल्व कर सकते हैं उसके, जैसे रॉस की बुक, सेल्डन रॉस की बुक बता रहा है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल और एक साइज है, वो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी देखना है कि वैसे क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें एंट्रेंस में जैसे क्वेश्चन आते हैं या आए हैं, तो एंट्रेंस के पीवाई क्यू पहले सॉल्व करो, सो दैट आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सर छोटा सा डाउट पूछना था सर एक। बताइए। सर जैसे जैसे अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स बोला है तो इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स को शो कर रहा है, जी जी जी। लेकिन सर जब आपने सर थ्योरम में लिखवाया था कि ऑर्डर n, तो सर उसका मतलब क्या है? हाँ, उसका मतलब एन क्रॉस एन ही है, जब कहीं ऑर्डर एन लिखा गया अच्छा है सर, तो इसका मतलब एन क्रॉस एन ही है, ठीक है ना। सेम चीज़ है, ठीक है सर, हाँ थैंक यू सेम सर। है, हाँ। सर जी एक जी। डाउट था। हम्म। सर एक प्रॉब्लम था, इसमें था कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, हाँ तो सब नॉन जीरो है, तो इसमें पूछना था कि सैंपल स्पेस कितने होंगे। नहीं, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस। हाँ हाँ, टोटल नंबर ऑफ, मतलब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, तो इसमें हाँ हाँ, क्वेश्चन में नहीं पूरा क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछा है। गया था, क्वेश्चन मेरे बुक में था, तो बुक नहीं है अभी मेरे पास, तो क्वेश्चन में पूछा था कि z जो इवन होगा नंबर, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। हाँ हाँ, अच्छा, तो ये आर का सॉल्व करके बता देगा, ये आर का है ना, ये आपको सॉल्व इस तरह क्वेश्चन, इसमें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब हम काउंट करते हैं ना, तो ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर मान लो n है, तो अगर आप यहाँ पे xi को कंसिडर कर रहे हो इंटीजर, जो कि xi मोर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका सॉल्यूशन आता है, क्या आएगा जी, मोर देन इक्वल टू 0 है, सो n प्लस आर माइनस वन चूज आर माइनस वन, इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है ना, ये तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब z को इवन कर दिया, तो अब देख लो z को जब इवन कर दे रहे हो तब कितने सॉल्यूशन होंगे, फिर उसको डिवाइड कर लो, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस आ गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स निकालने हैं, तो अब इवेंट्स में आप क्या कर रहे हो, z को बस इवन कर दे रहे हो, है ना, z इज इवन, बाकी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये क्वेश्चन में तो पूछ रहा है नॉन जीरो, तो आप नॉन जीरो वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, n-1 नहीं नहीं, इसमें जीरो इंक्लूड है कि नहीं, क्या पूछा है भाई, नॉन जीरो है सर। तो नॉन जीरो लेके नॉन जीरो लगा लो, ये तो मैंने मोर देन इक्वल टू इसके लिए लगाया है। अगर आपका दूसरा पूछेगा, ये मान लो पहला केस है, अगर दूसरे केस में आपसे पूछता है कि एक्स आई इज इंटीजर एंड एक्स आई इज मोर देन जीरो, अगर स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें आप लगा देंगे जो ये बता रहे हैं ना, एन माइनस वन चूज आर माइनस वन, है ना, सो ये आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा एन माइनस वन चूज टू, है ना, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए जेड इवन है, तो वही आपको देखना पड़ेगा, तो डिफरेंट केसेस बना लो ना इसमें, कि जेड की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जेड क्या क्या हो सकता है, अगर मैं केसेस बना लूँ, जेड अब चूंकि आप पॉजिटिव कह रहे हो, तो पॉजिटिव कह रहे हो तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8, 10 तो हो ही नहीं सकता, अगर 10 रख दूंगा जेड को तो एक्स वाई को 0 होना पड़ेगा, जो कि अलाउड नहीं है, तो हो गया, ये रख लो, फिर डिफरेंट केसेस में बात कर लो आप। तो अगर मैं जैसे मान लो जेड को जब मैं 2 रख दूंगा,
तो ये मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब देखो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो फॉर्मूला यही लगाने हैं, यही वाले। तो यहाँ तो मैं n के लिए कर रहा था, अब n आपका 10 है एक्चुअली। सो आपके क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10 है ना, तो n को आप 10 रख दो, तो 10 प्लस 2 ये 12 हो जाएगा आपका, 10 माइनस 1 ये 9 हो जाएगा, 9c2। सो 9 चूज 2, यहाँ 12 चूज 2 है। तो सैम्पल स्पेस ये ले रहे हैं क्योंकि आपने कहा नॉन जीरो वाला ना, तो ये सैम्पल स्पेस लेके चलते हैं इस वाले केस में, अगर ये बोल रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, x1 प्लस x2 बराबर 8 है, तो इसका भी नॉन जीरो सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, n माइनस 1 चूज r माइनस 1, तो अगर 7 चूज 1 7 सॉल्यूशन आएंगे। चेक कीजिए क्या क्या होगा, वो तो आप देख सकते हैं, 1 है ना, जैसे 1 7 इस तरह से बनाएंगे, 7 पेयर बनेगा। फिर ऐसे ही दूसरा केस में जब z को 4 लेंगे तो कितना आएगा, तो x प्लस वाई बराबर 6 आ जाएगा, ये ना। फिर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके ऐसे सॉल्यूशंस लिख लो टोटल कितने होंगे, तो यहाँ हाँ सर 6, हो जाएगा। तो उससे करके फिर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, चूंकि आप बोल रहे हो नॉन जीरो, तो 9 चूज 2 आपका सैम्पल स्पेस में एलिमेंट है। और अगर सर वो सैंपल स्पेस आपने कैसे फाइंड किया, वो समझ में नहीं जी आया। जी, इसका एक फॉर्मूला है, जैसे ये थ्योरम है कि x1 प्लस x2 अप टू xr इज इक्वल टू n, जहाँ पे r भी नेचुरल नंबर है, n भी नेचुरल नंबर है, ठीक, और xi जो है वो इंटीजर है। अब इंटीजर में दो केसेस हैं, पहला मैंने कहा कि xi इंटीजर है एंड xi इज मोर देन इक्वल टू 0, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस इक्वेशंस का होता है टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ जो लिख रहे हैं हम लोग, ये लिख रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, इसको लिख रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस आर माइनस 1 चूज आर माइनस 1, ये फॉर्मूला है। दूसरा केस है xi इंटीजर है, xi स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ये होगा n माइनस 1 चूज r माइनस 1, ठीक है, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने, तो इसको यूज़ कर लीजिए आप, ठीक है ना, तो इससे आ जाए। हाँ सर ठीक है। सर मेरा भी डाउट है सर। हाँ जी नवल बताइए, फिर जिनका रह गया एक करके देखते हैं। तो आपका ये है, अच्छा ये नहीं है, 10 नंबर है सवाल में। 10 नंबर देखिए, हाँ, तो ये जो 10 नंबर है कि ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द, हाँ ये थोड़े अलग है, तो यही टॉपिक अभी चल रहा है हमारा, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं एकलव्य 1 में। तो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ये दे रखा है आपको, तो पूछ रहा है फाइंड द CDF एंड द PDF ऑफ mod x, ऑल्सो फाइंड मीडियन ऑफ द y, ठीक है। सो ये थोड़े से डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा ये कह रहा हूँ मुश्किल होगा। देखिए तो इसमें x माइनस 1 से 1 है तो mod x बाई 2 है, और x 1 से 3 में है तो 3 माइनस एक्स बाई 4 है, PDF mod x है ना, mod x बाई 2, जब x की वैल्यू माइनस 1 से 1 में, 3 माइनस एक्स बाई 4 है जब x की वैल्यू मोर देन 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, और यहाँ है 0 अदरवाइज, 0 अदरवाइज। सो अब y बराबर mod x है, तो पूछ रहा है बताओ PDF ऑफ y क्या होगा और CDF ऑफ y क्या होगा। कोई नहीं, ये हम बैच में भी कल सॉल्व कर सकते हैं ताकि बच्चों का हो जाए, अभी बता देता हूँ, फिर कल दोबारा बैच में बाकियों का। ये थोड़ा है ना अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे ये मैं अभी स्टार्ट ही किया हूँ, आज ही सॉल्व करना शुरू किया ना, तो ये मैं कल बताऊँगा ही, बैच में बताना पड़ेगा क्योंकि ये अभी स्टार्ट ही हुआ है 1 से 3। तो जैसे y बराबर mod x, अगर mod x का ग्राफ बनाते हैं आप, तो ये ग्राफ होता है ना, तो ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। सो प्रॉब्लम क्या है, ये सिमेट्रिक
ठीक है, इसको मैं कल कराता हूँ ना, आपको क्लास में कराता हूँ भाई। ये वही टॉपिक है, क्लब का हमारा बैच है ना 6:30 टू क्या नहीं 8 टू ना 8 टू 9:30, उसमें आप याद दिलाना, ये क्लास में ही सॉल्व करवा दूंगा। उससे सर क्या बाकी होगा, सारा हाँ, क्योंकि सबका सॉल्व हो जाएगा। ये टॉपिक मैंने अभी आज जस्ट स्टार्ट ही किया ना, मैंने आज स्टार्ट किया था CDF अप्रोच एंड फॉर्मूला अप्रोच, जैकोबियन मेथड, ये दोनों से सॉल्व हो जाएगा। एक CDF अप्रोच से भी सॉल्व हो जाएगा और दूसरा जो जैकोबियन मेथड फॉर्मूला था उससे भी, दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएगा ये। लेकिन जगह अभी मैं करा दूंगा क्योंकि कुछ चीज़ें बाकी हैं जो कल कराना है, तो कल वाले बैच में यही, आज ही हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, तो उसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है जो हमने कहा था कॉन्टिन्यूस टू कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना। सो एक्स तो कॉन्टिन्यूस है, अब यहाँ पे जो y है वो भी एक्चुअली कॉन्टिन्यूस बनेगा, तो y भी एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। क्यों? क्योंकि अगर आप x का सपोर्ट देखेंगे तो x यहाँ पे बिलोंग कर रहा है -1 से 3 में। अगर आपसे पूछा जाए मॉड x जो कि y की वैल्यू है, तो वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी? x तो -1 से 1, 1 से 3, तो x का जो सपोर्ट है या रेंज है वो -1 से 3 में है, और y तो मॉड x है, तो बताइए मॉड x का रेंज क्या होगा? ग्राफ में देख के बता सकते हैं आप। x अगर -1 से 3 में है तो मॉड x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है? 1 से 3 0 to 3। 0 टू, क्योंकि बीच में 0 भी है ना, सो ये 0 to 3 होगा, अच्छा हाँ है ना। तो y का सपोर्ट 0 to 3 होगा, तो ये x कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, यहाँ y भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। अब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो वी नीड टू फाइंड PDF ऑफ y एंड CDF ऑफ y। सो इसके लिए हमारे पास दो तरीका है, जिसमें मैंने कहा एक CDF अप्रोच है एंड वन इज अ जैकोबियन मेथड। सो दोनों लगा सकते हैं। ये चूंकि बैच में चल ही रहा है, जो भी 8 to 9:30 का बैच है, उसमें आज ही हमने ये स्टार्ट किया कि हाउ टू है ना ट्रांसफॉर्म कॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस। तो ये x कॉन्टिन्यूस है, y भी कॉन्टिन्यूस, कल क्लास में ही करवा देता हूँ तो सबका हो जाएगा उस बैच में। ये है, अच्छा क्वेश्चन है ये। सर एक सागर भैया डाउट सवाल किए, वहाँ पे डाउट हो रहा है, वो बता दीजिए सर। बताइए इसमें। वो भेजिए उसके पार्ट 1 में अच्छा, जो समझ नहीं आ रहा है। इसने क्या किया जैसे है कि, सवाल नंबर 9 है ना सर, अच्छा 9 का, हाँ सॉल्यूशन भेजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में सर 1/2 के ई प्लस ई के पावर -1/2 कहाँ से आ गया सर? अच्छा सागर भैया भेजिए सोल्व करके। तो सम 6 है ना, और यहाँ पे ये करना क्या चाह रहा है, तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या, एक ही क्वेश्चन है? यस सर, एक ही में 2 कर दीजिए। अच्छा, तो मैं अभी किसका बताऊँ, आप 9th का पूछ रहे हैं डाउट। यस सर 9। हाँ, तो 9th में आप पूछ रहे हैं कि e की पावर -2/3 कैसे आ गए, पूछ रहे हैं। यस सर, सागर भैया भेजिए, वो नहीं समझ में आया सर। इसमें सवाल भेज सिंपल दिया है, क्या? देखो मैं करना ही नहीं, सवाल है, मैं क्वेश्चन मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ बिना उसका सॉल्यूशन देखे। तो ये जो 9th क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला हुआ है कि x बराबर k पे जो प्रोबेबिलिटी वो ये है 2/3 e की पावर -1/k फैक्टोरियल और 1/3 की पावर k + 1 इंटू 2/3, यही है ना, जहाँ k की वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। अब आपको ई एक्स सेट दे दिया, क्या दिया, 0 2 4 डॉट डॉट डॉट। अब आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है x बिलोंग्स टू e। इसका मतलब है x बराबर 0 प्लस x बराबर 2 प्लस x बराबर 4 एंड डॉट 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 चलता रहेगा। ये आपको करना है एक्चुअली सॉल्व। तो यहाँ से क्या कीजिए, तो इस पे समेशन लगाना है एक्चुअली। तो कोई नहीं, समेशन लगा दो, ये इवन नंबर है ना, तो ये कुछ ऐसा है, ये मान लो ऐसा टाइप का है 2n, जहाँ n बिलोंग्स टू n कैन टेक 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, यही है। तो वैसे नंबर्स हैं। तो मैं अगर ऐसा लिखूं कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2n फॉर n 0 1 2, ये हो सकता है, यही निकालना एक्चुअली। तो x बिलोंग्स टू e का मतलब ये हो गया। तो मैं अगर ऐसे लिख के बता दूं आपको, तो समेसन यहाँ जो x है ना, इसमें k की जगह 2n रख दो आप, x बराबर 2n की प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या बनेगी, x बराबर 2n का मतलब हो गया 2/3 e की पावर -1 2n फैक्टोरियल प्लस 1/3 की पावर
2n प्लस 1 इंटू 2/3। सो मैंने क्या किया, ये x बराबर 2n की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। यस सर। तो इसमें k की जगह हमने 2n रख दिया, जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें k को हटा के हमने 2n रख दिया। अब इस पे समेशन लगा दो आप। सो n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी कर दो। अब ये सीरीज आपको सॉल्व करना है, मेनली है अभी सीरीज सॉल्व करना, क्योंकि ये इवन नंबर था तो ये 2n नंबर ही था, तो मुझे x बिलोंग्स टू e मतलब x बराबर 2n पे प्रोबेबिलिटी निकालना था। तो ये समझिए आप ऐसा था कि समेशन प्रोबेबिलिटी x बराबर 2n n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ये मतलब एक्चुअली ये निकालना है मुझे। तो x बराबर 2n की प्रोबेबिलिटी रख दिया। अब ये सीरीज सॉल्व करो, क्या कर पाओगे आप, देखो तो यहाँ से 2/3 तो बाहर कर सकते हो, e की पावर -1 भी बाहर, यहाँ है 1/2n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, प्लस ऐसे ही यहाँ 2/3 बाहर है, एक 1/3 भी बाहर कर लो, तो ये हो गया समेसन 1/3 की पावर 2n n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। अब ये सीरीज सॉल्व करो, मैंने क्या किया अभी जस्ट इस समेसन को दोनों टर्म पे अलग अलग लगा दिया, जहाँ पे n नहीं है उसको बाहर कर लिया, जहाँ पे n नहीं है उसको बाहर कर लिया। देखो अब ध्यान से, यस सर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगी। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे, तो ये तो 2e की पावर -1/3 है, ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है 1/0 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके चल रहा है। तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो भाई? तो यही नहीं समझ में आया, ब्रेक कैसे करेंगे? तो ये उससे हो जाता है, ये ना वो है, आपको याद है e की पावर x, जैसे अगर आपसे पूछूं मैं e की पावर e x का की पावर एक्सपेंशन, x प्लस e की पावर -x/2। जी जी, सो e की पावर x का एक्सपेंशन है समेसन x की पावर r/r फैक्टोरियल r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और e की पावर -x होता है समेसन -x की पावर r/r फैक्टोरियल r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसको खोलेंगे ना तो ये बनता है 1 प्लस x/2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ आ जाएगा 1 - x प्लस x² 2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल, इन दोनों को ऐड कर लो आप, तो e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन 2 कर, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 1 प्लस x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, x की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसमें x की जगह आप 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो क्या बनेगा, e प्लस e की पावर -1/2, ये बनेगा 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये कुछ नहीं, ये वही है जो आपने लिखा था 1/2n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू ये आ गई 1/2 e प्लस e की पावर -1, ये आ गया फार्मूला जो यूज़ किया है। तो आ गया यहाँ से, ये आपके पास आ गया e प्लस e की पावर -1/2, और ये हो गया 2/9, ये 1/9 की पावर n है, तो ये आएगा a/1 - r, ये 1/3 की पावर 2 है ना, मतलब 1/9 की पावर n है, तो उसको खोलेंगे आप तो a/1 - r लगा दीजिए, तो हो गया, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यस सर, हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप, सर एक बात तो सर, हाँ ठीक है यार का एक एक क्वेश्चन देख लेते, बाकी अंशुमान फिर आपका भी है ना। सो जी आपको भी हाँ ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, मैंने लाइक आपका लेक्चर का ही क्वेश्चन है, मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज एक यूज मिनट किया इसका आगे इसमें। देख लेते हैं, आर का एक मिनट सुना ना। हाँ आर का आपका क्या पूछना है? सर आपको भेजे हैं सर। हाँ ठीक है, उसमें कौन सा वाला, पार्ट 1 2? हाँ सर, पार्ट 1 का सर एक बार कॉन्फर्म कर दीजिए कि वो मैक्स ऑफ x1 कॉमा x2/2 कॉमा x3/3 होगा क्या? The x1 x2 x3 be the independent random variable such that xi, so xi is uniform distribution over 0 i time theta, मतलब x1 is uniform 0 theta, x2 यूनिफॉर्म 0 2 थीटा, x3 यूनिफॉर्म 0 3 थीटा, ये हो गया ओके। अब पूछ रहा है कि देन MLE ऑफ थीटा स्क्वायर, ओके। सो MLE निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं, और लाइक्लीहुड पहले फंक्शन क्या होता थीटा है, का लिख लेंगे, इसका फिर इनवेरिएंस प्रॉपर्टी तो ऐसे ही होता है, तो थीटा स्क्वायर का आ जाएगा। हाँ
सो तीनों का आप PDF लिख लीजिए। सो ये 1/θ, 1/2θ, 1/3θ, ये ना, तो 1/6θ क्यूब हो गया ये। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है एक्चुअली, तो जॉइंट PDF लिखना होता है। तो जॉइंट PDF अगर आप लिखेंगे, तो मुझे क्या करना है, MLE निकालना है ना थीटा स्क्वायर का। थीटा का MLE क्या आएगा? सो पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सो यहाँ पे था मतलब x1 का वैल्यू होगा थीटा और 0 के बीच, x2 का वैल्यू होगा और 2 थीटा और 0 के बीच, और x3 का वैल्यू होगा 3 थीटा और 0 के बीच। तो यहाँ से पहले तो थीटा कर दो राइट साइड में। सो थीटा मोर देन इक्वल टू x1, थीटा मोर देन इक्वल टू x2/2, यही ना, एंड थीटा मोर देन इक्वल टू x3/3। चेक कर लीजिए, यही है। सो थीटा मोर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ x1, x2/2, x3/3, यही आ गया। तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन हम लिख रहे थे, सो नाउ द लाइक्लीहुड फंक्शन इज 1/6 थीटा क्यूब, वेयर थीटा लाइज इन द इंटरवल, ये जो क्वांटिटी है इसका नाम मैं टी रख देता हूँ अभी, तो टी से इन्फिनिटी, यही ना, ये हो गया। टी मैंने इसका नाम रखा मैक्सिमम ऑफ दिस। अब बताओ ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हो। तो ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना एक्चुअली। हाँ, लाइक्लीहुड फंक्शन जॉइंट पीडीएफ है, एमएलई जिस पॉइंट में मैक्सिमम होगा। यस, द जॉइंट लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ जॉइंट PDF। मतलब MLE क्या होता है, द मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं L' नेगेटिव आएगा, आपका नेगेटिव आएगा ना, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन इज, निकलेंगे ही क्यों? क्योंकि सर देखिए ये यहाँ पे यूनिफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे हाँ, तो फिशर इंफॉर्मेशन तो मतलब वैलिड ही नहीं होगा। हम्म, तो उस तरह से तो नहीं कर सकते, मतलब डी डी थीटा ऑफ एफ थीटा एफ थीटा एक्स कर्ल, वो तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। इससे इसके लिए तो हमें करना पड़ेगा 1 बाई, मतलब ये मैक्सिमम होगा जब थीटा क्यूब इज मिनिमम। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, देखो यस, वही वही मैं एक्चुअली चेक कर रहा हूँ। सो मैंने बताया ये जो फंक्शन है ना, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। थीटा के रेस्पेक्ट में डिक्रीजिंग है कि नहीं? मैं तुमसे अगर ये पूछूं मैं कि कैलकुलस में एक फंक्शन है 1/6 x³ x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी अभी के लिए, सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कैलकुलस का क्वेश्चन है ये। हाँ सर, डिक्रीजिंग होगा, ग्राफ से भी बोल सकते हैं। यस यस, वही मैं सेम कर रहा हूँ। सो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, सो डिक्रीजिंग फंक्शन है ये किस इंटरवल पे, मान लो t यहाँ पे है, t टू इन्फिनिटी डिक्रीजिंग है। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन? अच्छा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पीछे वाला का पॉइंट होगा, थीटा बराबर मतलब t, तो t इज द MLE जो तुम बता रहे थे। So maximum of x1 x2/2, so theta बराबर t is the point of maxima, and point of maxima of the likelihood function is MLE. So t आपका आ गया maximum of x1 x2/2 and x3/3, ये MLE है, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर कर लो। इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या कहती है? मतलब अगर थीटा, मतलब जी थीटा डैश जी थीटा हैट अगर जी थीटा का एमएलई होगा, नहीं थीटा अगर थीटा हैट अगर थीटा का एमएलई होगा तो जी थीटा हैट होगा जी थीटा का एमएलई। यस, सो थीटा स्क्वायर का MLE t स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। सर स्क्वायर अंदर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं 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 होगा नहीं ना? नहीं, अगर अंदर नहीं, अंदर तो अलग चीज हो गया, इनसाइड करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो बाहर मैक्सिमम स्क्वायर, ऑफ हाँ मैक्सिमम मैक्सिमम जो ऑफ आएगा उसका स्क्वायर, इनसाइड स्क्वायर नहीं कर सकते। कि कैसा होगा मैक्सिमम ऑफ, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि मैक्सिमम ऑफ 1 2 3, सर प्रॉब्लम तो नहीं होगा क्योंकि हाँ जीरो से यहाँ तो पे, बड़ा है, हाँ वो जीरो कुछ से देखना तो बड़ा पड़ेगा, है। सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा नहीं। सो यहाँ पे सब पॉजिटिव है, अच्छा पॉजिटिव है तो आई थिंक डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा ना। मैक्सिमम जैसे 3 है तो 9 हो गया, 1 2 और 3 का स्क्वायर इंडिविजुअल कर दिया तो भी 9 हो गया, क्योंकि पॉजिटिव फर्क है नहीं तो पड़ेगा। पॉजिटिव में प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि पॉजिटिव है तो उससे आप कर सकते हैं ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, और सर एक और डाउट है नेगेटिव में कि दिक्कत होता है। मतलब जीरो से एक के बीच रहेगा ना, तो तब तो मतलब
जिसका वैल्यू जब से मतलब 0 से 1 के बीच अगर आएगा तो ओ कॉम वैल्यू मतलब लेस वैल्यू के लिए ग्रेटर होगा और ग्रेटर वैल्यू के लिए लेस होगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ 1 2 3 लिया मैंने। अब मैक्सिमम ऑफ 1 1/2 1/3, या ऐसा ले लो, 1/2 1/3 1/4, इसका स्क्वायर करते हैं और एक हो गया। मैक्सिमम को मिनिमम करना होगा फिर। हाँ तो वही मैं सोच रहा ना कि हमेशा इक्वल होगा क्या। यहाँ पे ओके हो गया क्योंकि 1 2 3 वन मोर देन 1 है। अगर मैं ऐसे स्क्वायर करता हूँ 1/16 1/4 1/9, तो स्क्वायर करने पे क्या होता है, वैल्यू और कम हो जाती है ना, तो कोई प्रॉब्लम यस यहाँ सर, तो 0 से 1 में, हाँ 0 तो से हाँ 1 में तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उल्टा सर, होता है। मतलब यही मतलब पॉजिटिव ही है ना। पूछना था कि सर हाँ पॉजिटिव है तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। हाँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्वायर करने में कम तो होगा लेकिन सारे कम हो जाएंगे ना। जैसे अब ये मैक्सिमम हाँ इसका 1/2 था, तो ये 1/4 हो जाता, अभी भी मैक्सिमम 1/4 ही है एक्चुअली, ठीक है हाँ। तो सर अगर इस तरह से कोई लिखेगा तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा ना, चल जाएगा हाँ। ऑन द स्क्वायर तो ये लिखे। थोड़े मैक्सिमम की प्रॉपर्टी देखनी होगी, जिस वेरीफाई करना होगा कि मैक्सिमम की क्या प्रॉपर्टी, जैसे मैक्सिमम ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है मैक्सिमम ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के व्हेन ए बी सी आर पॉजिटिव। ये बस देखना तुम्हें, तो ये तो मैक्सिमम की प्रॉपर्टी चेक कर लेनी है जस्ट, ठीक है ना। हाँ अगर ठीक। पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है चलिए। तो स्क्वायर सब पे लग रहा है तो वैल्यू कम होगी तो सबकी कम होगी, ये हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो देखो वेरीफाई कर लेना प्रॉपर्टी। हाँ जी अंशुमान बताइए, आपका रह गया। सर मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा था। हाँ बताइए, अभी वेट कर रहे हैं, कब से क्या पूछना आपको। सर एक नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नहीं आप फोटो भेजिए, ऐसे मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ये बोलने से क्वेश्चन नहीं बता, आप फोटो भेजिए क्वेश्चन का, फिर हम डिस्कस करेंगे। सर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता। जी अंशुमान आप बताइए। हाँ आपको मैंने हाँ व्हाट्सएप किया है, आपका 26 लेक्चर का एक क्वेश्चन है। जी एक बार मेरा मेथड एक बार चेक कर लीजिए, हाँ क्योंकि मुझे गलती नहीं पता चल रहा है उससे, और आंसर भी डिफरेंट आ रहा था आपका। अच्छा। 2.3 आप बचा क्या रहा कर रहे था। हैं कि 0 से 3 1 से 4, नहीं आंसर तो सेम आएगा, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिए। हाँ इसमें आपने जो किया है 0 से 3 1 से 4 एंड 2 से 5 एंड सो ऑन, सो 0 1 2 0 नहीं 1 2 3 1 2 3 ना, 1 2 3, फिर यहाँ पे हो गया 2 3 4 4 5 6 6 है। अब क्या करेंगे, आप पहला पहला टर्म कलेक्ट कर लीजिए, हम्म, यू कलेक्ट फर्स्ट टर्म, सेकंड सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। और फिर ये फर्स्ट ट्रिपलेट बन गया, और फिर सेकंड ट्रिपलेट का फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड रिपीट होता जाएगा। यस यस। सो ईच टर्म में से आपने मतलब फर्स्ट टर्म कलेक्ट कर लिए, सेकंड टर्म थर्ड टर्म, मतलब ट्रिपलेट से मान लो सब, तो जी। फर्स्ट टपल सेकंड टपल थर्ड टपल सब में कॉमन ले लीजिए, तो आंसर तो सेम आएगा। ये आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे, ऐसा नहीं होगा, लगा जाएगा, देख लेते हैं। सो ए अपॉन हाँ वन चेक माइनस कीजिए। ए अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन वन माइनस आर यहाँ पे ये है, एंड ए अपॉन वन माइनस आर यहाँ पे क्या है, 9/3/4। सो नहीं डॉट 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 क्यों होगा, 3 टर्म में चीजें स्टॉप हो जाएंगी ना, आगे क्यों आएगा। आगे क्यों नहीं जाएगा। जैसे चौथा वाला क्या बनेगा, व्हाट डू यू थिंक, एक आपका बना हुआ है 1/4 प्लस हाँ 1/4 इंटू 3/4, यही ना। हाँ। सो मैं ये कह रहा हूँ कि यू टेक द फर्स्ट टर्म फ्रॉम ईच टपल, सो व्हाट आई एम सेइंग, आपने क्या किया है ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें कहाँ ये तो खत्म हो जाएगा ना। नहीं मतलब ये तो पहला ट्रिपलेट का है ना। हाँ जैसे इसमें 3 टर्म है, ओके, हाँ यहाँ 3 टर्म है, हाँ यहाँ 3 टर्म चल रहा है, हाँ। और ऐसे ही चलता जा रहा है। सो ऐसे व्हाट वी चलता आर जा रहा सेइंग, फर्स्ट 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 सबका है। ले लिया, सो एक आ गया, हम्म, देन यू कलेक्टेड सेकेंड 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 सबका सेकेंड ले लिया, ओके, देन यू हम्म। टेक द थर्ड 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 सबका ले लिया, तो आगे क्यों आएगा, अब खत्म हो गया ना।
अच्छा, वहीं पर खत्म हो गया। हाँ, वी हैव कलेक्टेड ऑल द टर्म्स एक्चुअली। ठीक ठीक ठीक, ओके देन ठीक है। हाँ, आगे Then बढ़ते हैं। it'll stop at I guess it'll stop at 9/64 minus 1/11, यस यहाँ यस, तक हाँ, उसके जाएगा। बाद जो सेकेंड लास्ट टर्म आपका जो है ना, सेकेंड लास्ट लाइन जो है, हाँ हाँ उसमें डॉट हाँ, डॉट नहीं होगा, जस्ट उसको आप इंडिविजुअली ऐड कर लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा। तो सबसे लास्ट जो लास्ट लाइन है वो गलत है, बॉटम लाइन गलत है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक, वही वही, ठीक है भैया। ओके, चलिए। हाँ जी अमित बताइए, किनका रह गया? हाँ सर, भेज दिए। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये अपनी मर्जी से आप कुछ भी क्वेश्चन बनाते रहते हो क्या? सो 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 100। निकालो भाई, अर्का बताओ, इसका सॉल्यूशन बताओ। जनरेटिंग फंक्शन यूज करना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो ये सब है ना, मतलब ऐसे कुछ भी करोगे थोड़ी हमें जरूरत, हमें देखना है क्या क्या हमारे सिलेबस से रिलेवेंट है। कुछ भी सब कुछ थोड़ी आता है मुझे, तो इसको सॉल्व करके इसका है तरीका। ये सब कॉम्बिनेटोरिक्स में आता है, एक सब्जेक्ट आप जाके पढ़ो, वहाँ पे आ जाएगा। कॉम्बिनेटोरिक्स या ग्राफ थ्योरी में भी इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। कॉम्बिनेटोरिक्स एक सब्जेक्ट है, और अल्लाह मैं बता दूँ, ये हमारे डायरेक्टली सिलेबस से रिलेटेड भी नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें वो कहीं कहीं यूज़ हो जाता है, वो चीज़ है हमारे सिलेबस में डायरेक्टली। ये काउंटिंग प्रिंसिपल कहीं पे है नहीं, काउंटिंग हमें प्रोबेबिलिटी में यूज़ करनी होती है, तो डायरेक्ट एग्जाम में ये सब नहीं आना है। तो ये आप पढ़ सकते हैं ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर जनरेटिंग फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला डायरेक्ट को लगा नहीं पाओगे। तो ये देखना है क्या क्या हो सकता है। तो इसका अभी ज़रूरत नहीं है, इसका अभी सॉल्व मैं कर भी नहीं पाऊंगा, तो मुझे डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ मुझे नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बताइए नेक्स्ट। है सर एक और एक सर सेकंड पार्ट। हाँ हाँ हाँ, जो सेकेंड पार्ट है, हाँ, इसमें क्या है, स्टेट द सेंट्रल लिमिट थ्योरम फॉर आईआईडी रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इसके सर वो बाद नहीं सर, उसका तो सर हाफ होगा क्या उसका? x1 x2 xn जो है, पहले तो आईआईडी एक्सपोनेंशियल 1 है, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि एसएन जो है मेरे पास, वो समेसन एक्स आई है, आई फ्रॉम 1 टू n है। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, हाँ ये उससे आ जाएगा ना, एस एन मोर देन एन। तो इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। सो आप जैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखोगे, समेसन क्या होता है, गामा, ये चूंकि गामा 1,1 है तो n,1 हो गया। सो इसका जो मीन होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन क्या आ जाएगा, n हो जाएगा, है ना। ठीक तो है। तो तुम उसमें क्या करोगे, चूंकि n लार्ज है तो एस एन को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, तो एस एन माइनस एन अपॉन जो भी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। 1 हो गया। एस एन नहीं का सर, मैंने ऐसा ऐसा नहीं किया था, मैंने किया था सर मतलब इस पे समेसन एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ समेसन एक्स आई डिवाइडेड बाई ऑफ वेरिएंस हाँ ऑफ वही बोल रहा हूँ, समेसन। रूट अंडर वेरिएंस। हाँ, सो वेरिएंस कितना होगा इसका, एन ही होगा। सो ये चीज़ है, इसमें गामा है ना, तो अल्फा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर। सो गामा एन अल्फा का मीन भी एन है और वेरिएंस भी आपका एन है, ठीक है ना। सो ये आपका आ जाएगा। सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी, ये जेड एन मोर देन जीरो, और यहाँ लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी। सो ये जेड मोर देन जीरो, तो ये आपका हाफ आ गया, ठीक है, हाफ आएगा। हाँ सर ठीक है। ठीक है जी, तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। मुझे बस ये जानना है, आपको भेजा हूँ क्वेश्चन, हम्म। उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, बस ये बता दीजिए। इसमें एक थ्योरम है, डू यू नो प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है एक्चुअली। अच्छा सो एक प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ थ्योरम, एंड दैट सेज, so x is a continuous random variable, and if we consider y as CDF of x, then y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म 0,1। ओके, हाँ तो ये यूज़ कर लीजिए। जैसे आपका जो क्वेश्चन आपने भेजा है, इसमें क्या है कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल 1 है,
मतलब आपको पीडीएफ दे रखा है इन्होंने कुछ e की पावर माइनस एक्स एक्स मोर देन इक्वल टू 0. सो व्हेन यू फाइंड द CDF एट स्मॉल एक्स, सो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स. ठीक है. सो व्हेन यू रिप्लेस स्मॉल एक्स बाई कैपिटल एक्स, so this will have, suppose this is y1, so this will have distribution uniform 0 1. Okay, and now you can just transform it. So how will you transform? So when this quantity lies between 0 and 1, so what will be the range of e की power minus x? That will also be uniform, but what? Range is 1 से लेके ये आपका अच्छा था 1 माइनस ये बस 0 0 से से लेके 1 पूछ रहा हूँ, e की पावर माइनस एक 1 कहाँ से, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? people minus 1 उधर minus 0 हो जाएगा, फिर 0 से 1 ही होना आई थिंक. नहीं हाँ 0 से 1 में ही आएगा. यस. सो देयर इज अ थ्योरम दैट if x is uniform 0 1, 1 minus x will also be uniform 0 1. So using that theorem, ये लाइक कोई भी लाइक अगर मैं इसको 1 माइनस लाइक 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स भी कर सकता हूँ कि हाँ हाँ वो भी कर सकते चेंज हैं. होता रहेगा. हाँ 2 माइनस एक्स भी यूनिफॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर 2 माइनस एक्स करेंगे तो देखना है कि रेंज क्या होगा. एक्चुअली व्हाट आई सेड, व्हेन x lie between 0 1, 1 minus x will also lie between 0 1, and that's when when you write, And that's when you substituted x as e की power yes, minus x the function. yes yes, here x is actually e की अच्छा. power minus x. Yes. हाँ. So 2 minus Okay. x, see the range of 2 minus x, and then you can, it will be 1 to 2 I think. 1 to yeah. So then it will 2 minus x will be uniform 1 to 2. So similar way this will be uniform 0 1. अच्छा. ओके सो बेसिकली जो रेंज है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का, ठीक है, जो हाँ. दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में, हाँ उसको लीजिए और जो आस्क है अब कोई भी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, जैसे कि x हाँ mod x x by 2 जैसे भी वेयर yes x द रैंडम वेरिएबल, वहां पर आपको जो ओरिजिनल वेरिएबल था उसका गिवन रेंज है और बस उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए yes. और फिर आपको मिल जाएगा. हाँ वो यूनिफॉर्म में अ, आपको सिर्फ होता है. इट हैपेंस अच्छा खाली यूनिफॉर्म के लिए. हाँ सबके लिए नहीं, ओनली इन केस ऑफ दिस इज एक मिनट एक स्पेसिफाइड था ना, दिस इज अच्छा ओनली ये यूनिफॉर्म. एक्सपोनेंशियल है बट द CDF इज यूनिफॉर्म हेयर. CDF is uniform, yeah. Yes. So this is uniform 0 1, and when you take 1 minus x, so this is also uniform 0 1. ठीक है सर, समझ गया, कर लूंगा मैं. थैंक यू. ओके तो किसी का रह गया? चलिए फिर ठीक है, यही स्टॉप सब लोग निकल गए. हाँ चलिए थैंक यू. सर, गुड नाइट. थैंक यू सर.